प्राइम मिनिस्टर साहब ने एश्योर कराया है पूरी काबीना को और पाकिस्तान के अवाम को कि इंशाअल्लाह ये जो जिस तरह से दहशतगर्दी के ऊपर हमने पूरे मुल्क में एक बड़ा क्रैकडाउन किया है और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जो है वो समझिए कि रिलीफ आया है, इंशाअल्लाह ये जो वाक़यात हैं उनमें भी कमी आएगी। हमें मालूम है कि इसके पीछे जो कोयटा के वाक़यात हैं और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो खालिस्तन हमारे अंदरूनी मामलात नहीं हैं, इसमें बैरूनी मामलात मुलव्वस हैं, बैरूनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी करीब हैं और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ममलिकत पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर ऐसे जो इस तरह के जो वाक़यात हैं हम उनसे मुकम्मल तौर के ऊपर निजात पाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत कमी आई है टेररिज्म के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इससे बिल्कुल मुकम्मल निजात जो है वो पा लेंगे। और ये हमारा एम है। इस वक्त हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उस वो कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं, एक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद ही वो कसौटी है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात के ऊपर मुकम्मल जो है वो काबू पाया जाएगा और हम बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह नेशनल एक्शन प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। तवील बहस के बाद आज जो एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम थी उस पर जो मज़ीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है जिसमें जो एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी और आज ख्याल था कि उसको अप्रूव करके और जो है वो नाफज कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो तातुल आया है और कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी क्योंकि काबीना के अरकान इसके ऊपर मज़ीद बहस चाहते हैं। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है और इसलिए जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा और यानी अभी जो ख्याल था कि आइंदा 24 घंटों में स्कीम आ जाएगी, ज़ाहिर है अब वो नहीं आएगी, अब उसको कुछ जो है वो तातुल इसमें जो है वो आएगा। काबीना ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया केसेस हैं उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हमने देखा है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की और जो पिछले हुक्मरानों की यही वो करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक़्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। आज अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, जब हम देखते हैं डॉलर में जो है वो फ्लक्चुएशंस आती हैं और हमें एक अमूमी इक़्तिसादी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में इन 3 ख़ानदानों ने यानी 2 ख़ानदानों ने, शरीफ फैमिली ने और ज़रदारी फैमिली ने की है। और इसके ऊपर हमें उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा और ये मुकदमात मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेंगे। हमने देखा किस तरह से बिल्कुल बेबस थे सलमान शहबाज साहब जब रात को उनसे सवालात किए गए इस हवाले से, बिल्कुल बेबस थे, उनके पास जवाब नहीं था और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के पास भी कोई जवाब नहीं है और इसीलिए ये पूरा जो ख़ानदान है, चाहे इसाक डार हों, हसन नवाज़ हों, हुसैन नवाज़ हों, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं और ये मुल्क से बाहर है। और यहाँ पर जो पैसा पकड़ा भी गया है, यहाँ पर जो पैसा आया भी गया है, $26 मिलियन, जिस तरह से हमने देखा है कि जो टीटी के ज़रिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, इसी तरह से जो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो नवाज शरीफ की फैमिली को इससे पहले अल अज़ीज़िया में या हिल मेटल में हुजूम, आपको सिर्फ अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा होगा अगर ये $26 मिलियन, $30 मिलियन डिक्लेयर करके पाकिस्तान लाते हैं और उसके पीछे ये हालत है कि सारे की सारी जायदाद जो है वो हमजा शहबाज साहब की 99% जो डिक्लेयर एसेट्स हैं
वो टीटी के ऊपर हैं। हमजा शहबाज के 95% एसेट्स जो हैं वो टीटी के ऊपर बेस हैं। नुसरत शहबाज साहिबा के 85% जो हैं वो बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर है। इसी तरह से जो बाकी बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनकी जो 100% एसेट्स हैं वो बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर है। यही हाल बाकियों का है। यही हाल आप देखते हैं कि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका भी यही हाल है। हमने देखा है नवाज शरीफ साहब का भी फैमिली का यही हाल है। एक रात में हिल मेटल से 82 अरब 2 करोड़ रुपया जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्रांसमिट होता है, और अगली ही रात वो 82 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दे देते हैं, जिससे मरियम नवाज जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदती हैं। और जो बाकी मामला है आपके सामने है आसिफ जरदारी साहब का, जिन्होंने पूरा बैंक ही ख़रीद लिया। उन्होंने कहा कि किसी और बैंक को जमा ही कराने की क्या ज़रूरत है, अपना ही बैंक ख़रीदते हैं और वहीं से सारा काम चलाते हैं। सो ये आप एक चेन देख रहे हैं जो कि आपके सामने है। इस तरह के और भी मुकदमात आपके सामने आएंगे, और आप होशरबा जो आगे मुकदमात की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उससे आपकी बिल्कुल नींदें उड़ जाएंगी। और ये मामला सिर्फ टॉप तक नहीं है, इनके जो नीचे कैबिनेट के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो भी सारे के सारे इसी धंधे में मुलव्वस थे। ये जो सब अकामा रख के बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, ख़ुद नवाज शरीफ को, इन लोगों को अकामे रखने की क्या ज़रूरत थी? ये जो सब लोग बाहर अपने एक अकाउंट्स बनाने के लिए अकामे रख के बैठे हुए थे, क्यों रख के बैठे हुए थे? ये सवाल अहम है। इस सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होंगे और आपको इल्म होगा। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस आपने देखी हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमारे इक़्तिदार में आने से पहले की है। अब हमारे दौर की इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने आएंगी और आप देखिएगा कि वो किस कदर होशरबा है और वो किस तरीके से आपको आगे मालूम होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये करप्शन है जिसने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है, तो जब आप एक्सटेंट देखेंगे, जब हुजूम देखेंगे आप करप्शन का और इन लोगों का, तो फिर जो बाकी तो पाकिस्तान पूरे को यकीन ही है, लेकिन जो जिनको नहीं भी यकीन उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसी तरीके से स्टील मिल रिवैम्पिंग का प्लान जो है वो पेश किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक कहा जा रहा था कि स्टील मिल जो है वो, जब ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है नहीं शुरू हुआ था, ये दौर जब जमहूरियत ने अपना इंतकाम नहीं लिया था, यानी जरदारी साहब नहीं आए थे, तो उस वक़्त स्टील मिल एक प्रॉफिट का में जो एक इदारा था। लेकिन हमने देखा कि जरदारी साहब ने उस वक़्त तक चैन नहीं लिया जब तक स्टील मिल को मुकम्मल बंद नहीं कर दिया। लेकिन खैर अब भी खुशी की बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक गुडविल है उसकी वजह से एक दोबारा अब उसमें रीवैम्प हो रहा है। 6 कंपनीज जो हैं उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। पीपीपी मोड के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट मोड के ऊपर जो है वो हम इसको फ़िलहाल जो है वो एक तजवीज़ है कि वो इसको चलाया जाएगा। 6 बहुत बड़े जाइंट्स हैं दुनिया के स्टील के, जिन्होंने स्टील मिल में जो है वो पार्टनर बनने की अपनी ख्वाहिश जो है वो इजहार उसका किया है। इस वक्त जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टील मिल की वो 1.1 मिलियन टन है, जिसको 3 मिलियन टन तक जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमारी डिमांड जो है वो 9 मिलियन टन के करीब है, तो भी काफ़ी इसमें है कैपेसिटी के। इसके साथ सिर्फ हमने ख्याल करना है कि हमारे जो प्राइवेट स्टील मिल के जो लोग हैं उनका बिजनेसेस मुतासर ना हो और उनको उनके मफादात जो हैं वो मुतासर ना हो। इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का मामला है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वफाकी काबीना ने ये एक टास्क सौंपा है डॉक्टर इशरत साहब को। 2 माह में वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि किस तरह से हम ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उसको मजबूत भी बनाया जा सके और उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि होता यह है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती हैं
बाद में उनका पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या बना, क्या हुआ, उसके ऊपर इक़दामात हुए नहीं हुए, और फिर रिपोर्ट्स इतनी देर बाद आती हैं कि उनकी जो यूटिलिटी है वही ख़त्म हो चुकी होती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम इसके जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उसको मजबूत करें और उसके मुताबिक जो है वो लेके जो है वो हम आगे चलें। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, ये जो हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, ये बहुत एक अहम मामला है जिसमें कि डिस्कशंस आपको मालूम है कि चल रही हैं। इसमें जो है वो कई मिलियन और डॉलर्स का इसमें मामला है। ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है जो एक होने जा रही है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीटीए का पहले पूरा मौक़िफ़ जो है वो लिया है। अब पीटीए की उसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आ गई हैं। सो खालिद मकबूल सदीकी साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर फॉर आईटी, वो उनके साथ असद उमर साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, हमाद अज़हर साहब हैं और जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं। इनको ये 5 मेंबर एक कैबिनेट कमेटी तश्कील दी गई है जो पीटीए की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको देखेगी और उसके ऊपर जो है वो एक ख़त्मी फ़ैसला करेगी। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जो हायरिंग पॉलिसी है उसको उसमें जो है वो तब्दीलियाँ लाई गई हैं। अब पहले आपको मालूम है जो ग्रेड 1 से 5 तक के जो लोग हैं ज़्यादा, यानी बिल्कुल जो निचले ग्रेड्स हैं, उनमें सिर्फ सिफारिश पे भर्तियां हो रही थी। एमएनएस को, एमपीएस को कोटे दिए जाते थे कि वो अपने लोग जो हैं वो भर्ती करा लें। तमाम इस किस्म के कोटाज ख़त्म कर दिए गए हैं और ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 जो अब भर्ती होगी वो कुर्रा अंदाजी के ज़रिए या बैलेट के ज़रिए जो है वो होगी। जो लोग भी अप्लाई करेंगे ग्रेड 1 टू 5 में, आपको मालूम है जैसे हमारे नायब कासिद हैं या चपरासी हैं या इस तरह के बैराज हैं, माली हैं, ये जो बहुत छोटी पोस्ट हैं, इनमें भी एक हमारी कोशिश थी कि एक मेरिट जो है वो लेके आया जाए। और एक अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन द मीन टाइम आपको मालूम है जो बाकी पोस्ट हैं वो ग्रेड 15 से ऊपर वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए होती हैं। मुख्तलिफ ग्रेड्स में जो पोस्ट हैं वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए आती हैं और नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये सिटीज़न पोर्टल में भी काफ़ी उसकी शिकायत आई हैं और कहा जा रहा है कि जो उनकी एक टेस्ट का जो निज़ाम है वो फूल प्रूफ नहीं है और उसमें प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको ये कहा गया है कि वो जो टेस्टिंग सर्विस की जो कंपनीज़ हैं उनको रीवैम्प करे और उनको एक देखा जाए कि वो उस मयार के ऊपर पूरा उतरती हैं या नहीं, और सिर्फ वही कंपनीज जो हैं वो टेस्ट अप कर सकेंगी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उनको अप्रूव करेगा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक लैंडमार्क हाउसिंग जो हमारा नया घर हाउसिंग स्कीम है उसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है ये जिसके ज़रिए पहले मरहले में 1,35,000 जो अपार्टमेंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और इसके बाद ओवरऑल 50 लाख घर जो हैं वो इंशाल्लाह 5 सालों में हम तामीर करेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो ये इसको जो है वो सामने लाया गया है। इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स आज कुछ हैं जिसमें आमिर अली साहब जो सीडीए के एग्जिस्टिंग चेयरमैन हैं उनको 3 महीने मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन दी गई है इस काम अपने सीडीए के चेयरमैन के तौर के ऊपर। डॉक्टर इकराम अली जो हैं वो चेयरमैन हैं इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के, उनको 1 साल की तोसी दी गई है। एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन के लिए डॉक्टर आमिर अहमद जो हैं वो नए चेयरमैन होंगे। एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के 3 नए मेंबर्स भी शामिल किए गए हैं एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड में। इनमें तारक अहमद शाह साहब हैं, श्री चांद हैं और यासर ज़मानी हैं जो कि नए चेयरमैन में जो बोर्ड है एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड का उसमें लगाए गए हैं। तो फ़िलहाल इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने जो एक फैटफ की रिक्वायरमेंट भी थी उसको भी हमने मीट विद किया है और अब जो सीटीडी है प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को इख्तियार दिया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसको वो देख पाएंगे। एक नोमान हनीफ सन ऑफ
हनीफ जान मोहम्मद, ये पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, इनको यूएई एक्स्ट्राडाइट करने का प्रोसेस यूएई गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था, वो जो है वो दिया गया है। इसके साथ करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर कल्चरल सेंटर बनाएगी, जो लोक वर्षा है उसको ये हमने सौंपा है काम कि वो वहाँ पर कल्चरल सेंटर भी बनाए और अपना मीडिया सेंटर भी जो है वो बनाए। लैंड कमीशन के जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो डेफर कर दी गई है। इसके साथ पाकिस्तान पीनल कोड में एक अमेंडमेंट अप्रूव की गई है जिसके ज़रिए वो ममालिक जहाँ पर एक्स्ट्रेडिशन इस वजह से नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान में कई जराइम में डेथ सेंटेंस है, तो जिन ममालिक के साथ हमारा ये मुआहदा होगा और जैसे यूरोपीय यूनियन है या यूके है, और बहुत सारे लोग इसलिए हम वापस नहीं ला पा रहे कि हमारे यहाँ एक कई जराइम में डेथ पनिशमेंट है, तो उन मुल्ज़मान के लिए जो हवालगी का मुआहदा होगा उसमें ये जो डेथ सेंटेंस है ये अप्लाई नहीं होगी, ताकि हम कम से कम अपने जो डाकू चोर हैं उनको तो वापस ला सकें। ये इसलिए जो था वो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उनको मुकर्रर किया गया है। इसके साथ इकराम अली साहब जो है, जी बिल्कुल वो मैं देता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर जनरल फाइनेंस जो हैं और सैयद मसूद रिजवी, उनको पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। बाकी MOUs हैं वो तो रूटीन में है, वो तो आ जाएंगे। ये है जी आज की हमारी काबीना की। जी नाम जी शहबाज थैंक यू चौधरी साहब। दो सवाल है। ये जो काबीना में आज एमनेस्टी डेफर हुई है, इसकी जो बुनियादी वजह है, क्या जो रेट्स थे वो जो प्रपोज कर रहे थे वो बहुत हाई थे, या जो कुछ और तरह FATF के की वजह से ये डेफर हुई है? और सेकेंडली आपने फरमाया कि जो शिप और बाकी लोग हैं उनके ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कोई आप तफसीलात बताएंगे कौन से केसेस हैं जो राइप हो चुके हैं, और वो आप नैब या आपकी तरफ से कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से के खिलाफ शुरू करने के केसेस? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो FIA उनको तहकीकात कर रही थी। अब FIA की जो तहकीकात मुकम्मल होती जाएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जहाँ तक एसेट्स डिक्लेरेशन का आपने बात की है, एसेट्स डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर शिक बाय शिक देखा जा रहा है, और उसमें जो एतराज़ात हैं, कई FATF के एतराज़ात का मामला नहीं है, वो हमारे अपने जो यहाँ पर काबीना के मेंबरान ने कई नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतर समझा है कि कल एक मीटिंग रख ली जाए। काबीना में रद्दोबदल के हवाले से वैसे आपकी तरजीह की, लेकिन मीडिया पे खासतौर पर रात को प्रोग्रामों में इस अंदाज से जो है वो बहस छिड़ी है कि आपकी तरजीह ने जो है वो काम नहीं किया, तो बताएंगे कि इस वक्त है चल क्या रहा है कैबिनेट के अंदर, कि क्या वाकई ही कुछ रिशफलिंग होने जा रही है? मैं कल बता चुका हूँ कोई रिशफलिंग नहीं होने जा रही है, और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जब रिशफलिंग करनी होगी तो वो भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अनाउंस करेगा। सर और भाई ये बताइएगा कि आज पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो कोयटा विजिट पर हैं, उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो उन्होंने एतराज उठाया कि वजीर दाखिला है वजीर आजम, 4 रोज हो गए वहाँ पर इंसिडेंट हुआ लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं विजिट करने के लिए गए। दूसरा ये कि नेक्टा का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट बताएगी कि नेक्टा का इजलास अब तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा। नहीं, नेक्टा का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नेक्टा का नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हो चुके हैं, उसमें ये तमाम मामलात जो हैं वो ऑलरेडी पता हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बिलावल साहब को तो ज़ाहिर नहीं पता होगा इनकी सारी वजूहात का। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो ये अटैक्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कमी आई है। ये जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोसनाक है, और इसमें यह भी ना भूलिए कि इसमें 2 FC के एहलकार शहीद हुए हैं और 2 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
सो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें इन वाक़यात के ऊपर पूरी तरह काबू पाना है। मुझे नहीं लगता कि कोयटा जैसे वाक़यात के ऊपर पॉलिटिक्स करना कोई मुनासिब बात होगी। बिलावल साहब को ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन है, वो जरदारी साहब पॉलिटिशियन है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, लेकिन मुनासिब नहीं है कि इस वक्त आप जाएं और कोयटा पे जाके आप इस तरह की सियासत करें। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, आज मेयर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो ट्वीट किया था, वो इस्लामाबाद का जो ऑप्शन हुई उस पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारी गवर्नमेंट करके चली गई थी हाई राइज का सिविल एविएशन को। और दूसरा ये है कि ये जो फिगर बता रहे हैं ये झूठे हैं, ये 32% कम पे की है, ये जी सीरीज थी, अभी एफ सीरीज का हुआ है। उन्होंने इस पर खासा एतराज किया। देखिए, मुझे जो हमें फिगर्स जो है, पहली बात तो ये है कि मेयर का इससे ताल्लुक़ नहीं है, तो सीडीए ने किया है और सीडीए ने जो फिगर्स हैं जो दी हैं, और सीडीए की फिगर्स के ऊपर अभी जो है वो कैसे डाउट किया जा सकता है। या तो उसकी वो कोई डॉक्यूमेंट दें कि ये उससे कम है जिस पे वो सीडीए बता रहा है। सीडीए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा आपको बताने का। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम ही पहले कर गए थे हर चीज़, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर कर गए होते। हो सकता है उनको रात को ख्वाब आते हों। मिस्टर साहब, लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वजारतों की कारकर्दगी के बारे में लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें इतलात है कि एक ऐसी समरी की मंजूरी दी गई है जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो उनकी तैनाती होनी है। हुआ उसमें ये था, वो समरी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसमें जो जेल में मौजूद है डायरेक्टर जनरल अख्तर जंगेरा, उनकी सामने रख के वो बनाई गई थी, जिसमें 62 साल उम्र। मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक टास्क फोर्स बना चुके हैं। उस नहीं, वो टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसके बाद स्पोर्ट्स की एक पूरा रीवैम्प कर रहे हैं वो सिस्टम। अभी पिछली असेंबली का मुझे नहीं पता है, इस में ना अप्रूव हुई है ना उसमें हुई है। जी जी सनाउल्लाह सर, ये 2-3 सवाल है। नहीं, एक ही करो सर, जरूरी है। ओके। एक तो जिस तरह कल खबरें चली हैं, कुछ चैनल ने चलाई हैं, लेकिन ये तो मुंह पे टेप तो नहीं लगा सकते, जो बोलेगा वो बोलता रहे, क्या करें। आपके बाद वज़रा फोन करके जब रिपोर्टर को खबर देते हैं। किस रिपोर्टर को फोन किया और किसने किया? मैंने नहीं चलाई, मैंने उनसे कहा कि रिकॉर्ड चलाऊंगा, उन्होंने मना कर दिया। तो इसकी वजह क्या है? मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वजह क्या है कि नहीं, आपको किस वजीर ने फोन करके कहा? मैंने, अगर वो मुझसे एग्री करता तो मैं उनका नाम चलाता और खबर चलाता, वरना नहीं चलाता। नहीं, आपको एक वजीर साहब ने फोन करके कहा कि आप ये खबर चला दें कि काबीना में चेंजेस हो रही हैं। सर, मैं एक आपको बात, आपने मुझे तो फोन करके नहीं पूछा। आप मेरा फोन ही कभी नहीं उठाया। नहीं, मैं तो हमेशा कभी फोन नहीं उठाया। दूसरा सर, ये एमनेस्टी का बता दें, एमनेस्टी की टाइम पीरियड कितना रिकमेंड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एफपीआर, कि 2 महीने होगी, 30 दिन होगी। सेकंड, आपने जो एक जवाब दिया है वो ज़ाब्ता फौजदारी में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब कितने लोग हैं जो आपकी डिमांड पे एक्स्ट्राडिशन जिनकी होनी है? क्योंकि मेरा जहाँ तक मालूमात है, ये यूरोपीय यूनियन की डिमांड थी कि ये शिक शामिल की जाए ताकि जो उनके कुछ ट्रेड के हवाले से इश्यूज है वो क्लियर हो सके। देखिए, बात यह है कि जो एक्स्ट्रेडिशन में ज़ाहिर है कि आपको मालूम है, एक तो अल्ताफ़ हुसैन का केस भी पेंडिंग है, अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस लाना ज़रूरी है। इसके अलावा इसाक डार हैं, हुसैन नवाज़ हैं, हसन नवाज़ हैं, ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें वो वापस करें ताकि हम अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर सकें। सो इंशाल्लाह काफ़ी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं बाकी एजवेयर रोड के ऊपर किन किन की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबके दिल धड़केंगे आज ये आपके इस सवाल की तफसील के बाद कि पीपीसी में जो अमेंडमेंट आ रही है, काफ़ी सारी लाइनें इंशाल्लाह जो है वो लगेंगी। टाइम पीरियड जो है वो मैंने जिस तरह कहा कि कल डिटेल जो है वो उसके ऊपर बात होगी। वैसे नहीं, अभी फ़िलहाल जो मीटिंग है वो कैबिनेट मीटिंग नहीं है, कंसल्टेटिव मीटिंग है कैबिनेट के उन मिनिस्टर्स की जिनके आप समझिए कि कंट्रीब्यूट अपना करना चाहते हैं इस मामले में। वासफ, अपना जो नैब की बात हो रही थी, जब कोई गरीब आदमी की करप्शन पकड़ी जाती है या कोई ऐसा मामला आता है तो उनकी तो दीवारें फलांग के जाके फजर के टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सारे घर वालों को भी इसमें वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो जब मामला अमीरों का या सियासतदानों का आता है तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, अंदर जा नहीं सकते। तो ये अमीर और गरीब का फ़र्क कब खत्म होगा?
देखिए, मैं पहले चेयरमैन जो है, पहले नैब वाले मेरे से नाराज़ है, वो अब मैं ऐसी बात करूं, आप जो है वो बातें कर रहे हैं तो फिर वो और नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत है, हमारे यहाँ चाहे अदालतें हों, चाहे जेलें हों, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, फ़र्क तो है। ये फ़र्क इसको दूर करना ही असल, जब निज़ाम की तब्दीली ये हो। देखिए, अभी जो PTI आई है, हम हुकूमत तब्दील की है हमने, निज़ाम की तब्दीली का जो एक अमल है, जो एक जंग है, वो जारी है। और इंशाल्लाह ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक पूरी कोशिश है, एफर्ट है, वो है ही ये जिस तरफ आपने इशारा किया है कि अमीरों के साथ भी वही सलूक हो जो गरीबों के साथ है, और यही असल में इंशाल्लाह असल कामयाबी जो है वो यहीं पे होगी। फवाद साहब, ये बताइएगा कि अरशद खान साहब को घर भिजवाने की जंग तो आप जीत चुके हैं, आपको पता है जो दीगर इदारे, रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेलीविजन है, एक दो और भी इदारे, उसमें नए MD डायरेक्टर जनरल का लेके आ रहे हैं, और बाज़ इदारों में भी सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग हुई हुई है, कायम काम को 4 लोगों को मिला हुआ है। दूसरा, कल चेयरपर्सन ओगरा ने लाहौर में मीडिया से बात की है कि गैस की कीमतों में 80% हम इजाफा कर रहे हैं। आपके दौर में सर जीना तो दरकिनार, मरना भी मुश्किल हो गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी फ़िलहाल जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। जो गैस की जो मैंने आपसे जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया था कि ये गैस, असल सवाल ये नहीं है कि गैस की कीमत में इजाफा हुआ है, असल बात यह है कि क्यों हुआ है। इसलिए हुआ कि जब शाहिद खाकान अब्बासी ने जब ये 2013 में मिनिस्ट्री संभाली थी, 1 रुपया गैस के ऊपर कर्जा नहीं था। जब इन्होंने छोड़ी है 157 रुपया कर्जा है, 157 अरब रुपया कर्जा है। 1400 आप MBBTU ये BTU गैस बाहर से ले रहे हैं, 610 रुपए की आप यहाँ पर बेच रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा जब डिफरेंस होगा, 23% लोगों को गैस अवेलेबल है, 73% लोगों को तो पाकिस्तान में ये जो हमारी सिस्टम गैस है ये अवेलेबल ही नहीं है। सो आपने सब लोगों का सोचना है, सब लोगों को साथ लेके चलना है। वो 73% लोग 23% लोगों के पैसे दे रहे हैं। सो मुझे पता है कि हमारे यहाँ जो शहरों में ज़्यादातर चूँकि यहाँ पे गैस है, यहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे जैसे जेलम के हम लोग हैं या हमारे जो छोटे ज़िलों के लोग हैं, हमारे पास तो गैस है ही नहीं। सो हमारा भी कुछ ख्याल करें, हमें भी कुछ सोचें, सारी सब्सिडीज बड़े शहरों में ना दे दें। अच्छा सर, ये PPC में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीब मुल्क हैं या यहाँ के लोगों के लिए? सेकंड सर, ये बताएं कि जो आपने भी ऑफर की थी कि पैसे दे के वाले जो भी प्ली बार्गेन का, तो उसके लिए सर कोई कोशिशें उनकी तरफ से भी हुई हैं? वो कहाँ तक ये मामला पहुंचा है? कोई प्रोग्रेस नजर आ रही है आपको? हम तो शर्म ही दिला सकते हैं ना, फैसला तो उन्होंने करना है। तो देखें, बात यह है, प्ली बार्गेन कानून में एक मौजूद है प्रोविजन। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे आपने अपने पैसे देने, हमने कहा जो हमारे पैसे लूटे हैं वो हमें वापस कर दें। हमारा तो इंतहाई मासूम सा मुतालबा। तो अब जो 1 अरब तो मैंने सुना है कि वो नैब ने रिकवर कर लिया है एक फ्रंटमैन से, तो बाकियों के भी जो है वो रिकवरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ये अरबों रुपए की रिकवरीज हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना गैस, बिजली, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगी अगर ये अपने पैसे वापस कर दें तो इंशाल्लाह उस पर हम काबू पा लेंगे। दूसरा जो PPC का अमेंडमेंट आप कह रहे हैं, मैं दोबारा आपको ज़रा समझाना चाहता हूँ। यूरोपीय यूनियन में, UK में और कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है उनके कानून में नहीं है, लिहाजा वो उनके बाय लॉ ये है कि आप मुल्ज़म एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे उन मुल्कों में जहाँ पे डेथ सेंटेंस है। लिहाजा हमने उनके लिए जो है उन लोगों को वापस लाने के लिए ये अमेंडमेंट तजवीज़ की है ताकि वो लोग पाकिस्तान वापस आ सकें। साहब, आपने बात की है ग्रेड A से 5 तक जो भर्तियां होंगी वो कुरंदाजी पे होंगी, मेरिट पे होंगी, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट कोई अनाउंस कर रही है जॉब, अब लोगों के लिए जॉब अनाउंस कर रही है कि अब इससे ये भर्तियां शुरू होंगी? या दूसरा मेरा एक सवाल है, क्या आपके इत्तेहादी जमात AMQM ने अब सिंध में 2 सूबे बनाने की बात की है, तो एज अ PTI आपके इत्तेहादी आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जॉब्स है ना वो हर महकमे में निकलती हैं। रोज़ाना अगर आप अखबारें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वैकेंसी अनाउंसमेंट्स होती हैं। सो रोज़ाना की जो जॉब्स हैं वो उसके ऊपर जो है वो करेंगे। दूसरा जो आपने कहा कि MKM का एक मौक़िफ़ है, हम और MKM 2 मुख्तलिफ जमातें हैं। MKM का अपना मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। हम ज़ाहिर है कि एक फेडरल पार्टी हैं, वो शहरी इलाकों की एक जमात है, वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात में बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। नेशनल एक्शन प्लान के बाद दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। वो वक्त दूर नहीं जब हम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि एसेट डिक्लेरेशन स्कीम पर मज़ीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है और इस ज़िम्न में कल दोपहर 2 बजे खुसूसी इजलास बुलाया गया है। काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया केसेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कानून इस मामले पर अपना रास्ता खुद लेगा और केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि स्टील मिल्स रीवैम्पिंग का मामला भी देख रहे हैं। 6 कंपनी इसमें अपना